वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2021 में जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8-10-2021 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके इतने डीट और शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 5-10-2021 के शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 8-10-2021 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 8-10-2021 के शिफ्ट 3 के सॉल्यूशन देखने वाले हैं मैथ के। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर क्या दिया गया, अंक दिया गया, यानी कि 0 से 10 के बीच का अंक जो है कितने छात्र प्राप्त करते हैं, 3 छात्र। 10 से 20 के बीच का अंक जो है 18 छात्र प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि यक्स माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियम क्लास की निचली सीमा है और y जो है बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास की ऊपरी सीमा है, तो 3x + 2y का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर x जो है किसका वैल्यू है, माध्यिका वर्ग की उचली सीमा x का वैल्यू है। तो सबसे पहले माध्यिका हमें क्या निकालनी होगी, छात्रों की कुल संख्या में से माध्यिका हमें निकालनी होगी, यानी कि बीच का छात्र कौन सा है तो वो हमें पहले ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल छात्रों की संख्या निकालेंगे। तो टोटल छात्रों की संख्या कितने हो जाएगी, 18 3 21, 5 26, 7 आपके हो जाएंगे कितने 33 और 16 आपके कितने हो जाएंगे 49। हमें क्या चाहिए, बीच की संख्या चाहिए। तो बीच की संख्या चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, +1 बाई क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। आपका कितना आ जाएगा 50/2 यानी कि 25। यानी कि बीच वाला स्टूडेंट का नंबर जो है, कैमा नंबर पर 20 का स्टूडेंट है तो 25वां नंबर पर जो स्टूडेंट है वो क्या है, बीच का स्टूडेंट है, बीच वाला। तो यहाँ पर आपके कितने 3 यहाँ पर हो गए, 18 यहाँ पर, तो 18 3 आपके कितने हो गए 21, 21 और 5 कितने हो जाते 26। यानी कि जो 25वां छात्र आएगा वो कौन सा ग्रुप में आएगा, 20 और 30 के बीच में अंक प्राप्त करने वाला छात्र आएगा, जो कि 25वां नंबर पर है। तो यक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसके निचली सीमा का वैल्यू होगा। तो 20 और 30 में से निचली सीमा का वैल्यू कौन सा है, 20 है। अगर ऊंची वाली सीमा यानी कि ऊपरी सीमा बोली जाती तो 30 होती, लेकिन निचली सीमा बोली जा रही है तो कितनी हो जाएगी 20। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। हम लोग अब क्या निकालेंगे, y का वैल्यू। y में क्या करना है, बहुलक वर्ग ढूंढना है, यानी कि कौन से वर्ग में सबसे अधिक छात्र है। तो सबसे अधिक छात्र कहाँ पर हमें ये वर्ग में दिख रहा है, यानी कि 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में की संख्या सबसे ज़्यादा इसी वर्ग में दिख रही है। तो इसमें हमें क्या देखनी है, ऊपरी सीमा देखनी है। तो ऊपरी सीमा यहाँ पर कितनी है 20 है, यानी कि y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 20। हमें क्या चाहिए वैल्यू, 3x + 2y का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू 20, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, प्लस y का वैल्यू 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका 40। तो 60 और 40 आपके कितने हो जाएंगे कुल 100, यानी कि 100 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7560 रुपये की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:4, सी और डी के हिस्से का अनुपात 5:7 है। तो बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी सी डी का एक निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल तरीका से एकदम निकालेंगे हम लोग, ए बी सी डी। तो ए बी का रेशियो कितना दिया गया था, यानी कि अनुपात 4:5 दिया गया था। बी सी का कितना दिया गया था, 3:4 दिया गया था। और सी डी का कितना दिया गया था, 5:7 दिया गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, ब्लैंक स्पेस दिख रही है। ब्लैंक स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, बगल वाली संख्या देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना है, बगल वाली संख्या। तो बगल में खाली स्थान की जगह बगल वाली संख्या 5 है, तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। बगल वाली संख्या 4 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है तो बगल वाली यहाँ पर 3 हो जाएगी। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस 5 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या किसी में हमें कॉमन फैक्टर दिख रही है, तो 5 हमें सभी में कॉमन दिख रही है। तो क्या कर देंगे,
करेंगे 5 सभी से हटा देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 5 से 5, यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है, सभी में 5 5 कॉमन हम लोगों ने काट दिया। बाकी आपका यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा है, तो बाकी सारा हम लोग गुना करके नीचे लिख देंगे। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि ए बी सी डी का अनुपात कितना आ गया 12 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 28। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्या दिया गया, कुल राशि दी गई है, और यूनिट में टोटल सम कितना हो जाएगा कुल राशि का यूनिट में, तो सभी को जोड़ेंगे तो योग आपका कितना हो जाएगा 15 12 27, 27 और 28 कितने हो जाएंगे 28 दूनी 56, एक कम 55, 55 और 20 आपके कितने हो जाएंगे 75 यूनिट, यानी कि 75 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 7560 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कट रहा है 15 से तो काट लेंगे, 15 पचे 75 और 15 से यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 15 चौक 60, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 504। हमसे पूछा क्या जा रहा है, बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 504/5, पूछा क्या जा रहा है, बी और डी के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो दोनों का अंतर यूनिट में अंतर कितने का है, तो 28 - 13 करेंगे, यानी कि 13 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है, 13 यूनिट का, यानी कि वैल्यू हमें कितने का चाहिए 13 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 504/5 है तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 13 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ पर 13 से गुना करेंगे तो 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, यानी कि 6552/5, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 पच्चे 65, 1 0 5 चौक 20, यानी कि 1310.4 रुपया क्या हो जाएगा, बी और डी के हिस्से का अंतर कितने राशि होगा, तो 1310 रुपये की राशि होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई वस्तु जो है 882 रुपये में बेचकर 10% की हानि होती है, तो वह वस्तु को 991.76 रुपये में बेचता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले सीपी और यहाँ पर जो एसपी दिया गया, नया जो विक्रय मूल्य दिया गया, उन दोनों के बीच का क्या निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा। तो सबसे पहले जो है वस्तु को बेचा कितने रुपये में था, तो 882 रुपये में बेचा था, और उसमें क्या हो गया था 10% की हानि। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कि 10 यूनिट का सामान 1 यूनिट का लॉस, यानी कि 9 यूनिट में क्या कर दिया, बेच दिया। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। और अनुपात किससे हमें निकालना है, नया विक्रय मूल्य से। तो नया विक्रय मूल्य कितना है 991.76, पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा 100। हल करेंगे यहाँ पर से 9 8 8 16 2 18, यानी कि 9 से कट जाएगा, तो 9 9 81, 7 9 8 72, 98 से यहाँ पर देखेंगे तो 14 से पहले काट लेते, तो 14 सत्ते 98, यहाँ पर 14 सत्ते 98 आपका कितना हो गया 1, तो 0, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 14 चौक 56, 112, यानी कि 14 8 आपका 112 हो गया, कितना बच गया 5 14 चौक 56 आपका हो गया। 7 से यहाँ पर काट देंगे तो 7 10, यहाँ पर 12 सत्ते 84, यानी कि 100 यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, अनुपात कितना हो जाएगा 1012, यानी कि 1000 का सामान कितने में बेच रहा है 1012 में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हानि तो आपका हो ही नहीं रहा, यानी कि तीसरा चौथा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल हट गया। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है 12 का, तुलना कैसे करेंगे सीपी यानी कि क्रय मूल्य से, और हमें क्या चाहिए प्रतिशत में वैल्यू, तो 100 से गुना करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 12/10, यानी कि 1.2% का क्या हो जाएगा लाभ, यानी कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3364 की राशि को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनसे क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद प्राप्त राशियां क्या हो जाती है, बराबर होती है। जब यह वार्षिक 5% पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो दोनों भागों के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/20, यानी कि 20 यूनिट के कोई मूलधन पर 1 यूनिट का क्या लग रहा है प्रत्येक साल ब्याज लग रहा है। और यहाँ पर जो है दोनों के समय यानी कि टाइम का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, तो 2 साल का, कितने साल का अंतर है, तो 2 साल का अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, इधर आपके क्या हो जाएंगे, सॉरी प्रिंसिपल नहीं होंगे, इधर आपका जो होगा यहाँ पर
आपका क्या दिया गया, समय 2 साल दिया गया, यानी कि अंतर जो है 2 साल का है। तो यहाँ पर जो है एक जो धनराशि होगी वो कितनी होगी, 20 यूनिट, और दूसरी धनराशि क्या हो जाएगी, 1 यूनिट उसमें जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 21 यूनिट। 2 साल का अंतर है तो हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 2 साल का अंतर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों पर स्क्वायर कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, ये पहला वाला अमाउंट आ जाएगा, ये दूसरा वाला अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट पहला वाला कितना हो जाएगा, 2×2=400, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, यानी कि पहली वाली धनराशि 400 यूनिट है, दूसरी वाली धनराशि 441 यूनिट है। तो दोनों के राशि का सम कितना हो जाएगा, 841 यूनिट हो जाएगा। और रुपये में कितना दिया गया है, 3364 रुपया दिया गया। हल करेंगे, यहाँ पर से क्या निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये 4 से कट रही है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 4 रुपये के बराबर। हमें चाहिए क्या, दोनों के भागों के बीच का अंतर चाहिए। तो दोनों के भागों का बीच का अंतर यूनिट में कितना है, तो 441 माइनस 400 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपये है तो 41 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 41 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4×4=16, यानी कि दोनों राशियों के बीच का अंतर 164 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी धात्विक गोला यानी कि स्फीयर की त्रिज्या 21.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और एक समान अनुप्रस्थ काट वाले तार में ढाला जाता है। यदि तार की लंबाई 259.2 मीटर है तो तार की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जब भी किसी चीज को किसी अन्य आकार में परिवर्तित किया जाता है, पिघलाकर किसी अन्य आकार में परिवर्तित किया जाता है, तो हमेशा उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ और आप ध्यान रखिएगा इसे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, गोला का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, 4/3 πr³ होता है। अब फिर आपका यहाँ पर क्या किसमें ढाला जाता है, तो तार किस आकार का होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप यानी कि बेलन आकार का होता है। तो बेलन का जो है आयतन का फार्मूला आपका क्या हो जाता है, πr²h। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपसे त्रिज्या क्या पूछी जा रही है, त्रिज्या पूछी जा रही है। तो अब हल करेंगे यहाँ पर से हम लोग। तो यहाँ पर गोला का फार्मूला क्या, 4/3 पाई रहने देंगे, त्रिज्या कितनी है, 21.6 सेंटीमीटर है, 21.6 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 10। r³ है तो यानी कि 216/10 को कितने बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आपका बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला पाई, त्रिज्या तो हमें निकालना है यानी कि r², ऊंचाई यहाँ पर लंबाई यानी कि वही आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो कितनी दी गई है, 259.2 मीटर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो गोला का त्रिज्या था वो किसमें था, सेंटीमीटर में था। और जो तार की त्रिज्या पूछी जा रही है वो किसमें पूछी जा रही है, सेंटीमीटर में पूछी जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो अगर इसमें 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25,920 आ जाएगा। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी तार की। तो पाई से पाई आपका चला गया, यहाँ पर से 6 से काटेंगे तो 36 से 12 में ये चला जाएगा। इधर आपका 6×4 = 24, 6×3 = 18, 6×2 = 12, यानी कि 4320। फिर ये 36 आपका 6 से काटेंगे तो ये 36 बार में, 6×7 = 42, 6×2 = 12, यानी कि फिर 36 से काटेंगे तो कितने बार में, 36×2 = 72, 20 बार में। फिर आपका यहाँ पर 2 से काट लेते, कितने से, 2 से काट लेते, 3 से यहाँ पर काट लेते, 3 से ये काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में। 12 बार में ये आपके चले गए हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से काट लेते, तो यहाँ पर 6 बार में, ये कितने बार में, 10 बार में। तो यहाँ पर से r² का यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर तो एक आपका 4 हो गया, यहाँ पर आपके 6 हो गए, और यहाँ पर 216 आपका क्या होता है, 6³ होता है। कितना होता है, 6³ होता है, बटा नीचे आपका कितना हो गया, 10 10 10, यहाँ पर 10, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 10,000। तो r बराबर आपके यहाँ पर से कितने आ जाएंगे, 4 का, तो यहाँ पर आपका 2 बन जाएगा। 6 पर पावर 4 है, यानी कि 6 पे पावर 2 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 36। और नीचे 10,000 का कितना बन जाएगा, 100। तो 36×2 = 72/100 कितना हो जाएगा, 0.72 सेंटीमीटर क्या आ गई, तार की त्रिज्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने के सामान पर, 16% किराए पर तथा शेष आय का 55% बच्चों की शिक्षा और अन्न पर खर्च करती है। यदि वह महीने में 5940 रुपये बचाती है तो किराए पर कितने रुपये खर्च करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति का कुल आय जो है हमेशा कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 100% में से 24% किस पर खर्च कर दिया, तो मकान के किराए पर खर्च कर दिया। फिर बाकी जो है उनमें यानी कि 100% में से 16% फिर किस पे खर्च कर दिया, किराए पर खर्च कर दिया। तो 24% जो है किराने के सामान पर और 16% आपका जो है किराए पर खर्च कर दिया। तो टोटल अभी तक कितना खर्च किया, 40% खर्च किया। टोटल कमाया कितना, 100%, उसमें से 40% खर्च कर दिया। तो बचा हुआ अभी भी कितना है, तो 60% अभी भी राशि बची हुई है। तो यहाँ पर बोला गया कि 60% में से 55% क्या कर देता है, बच्चों की शिक्षा और अन्न पर खर्च कर देता है, यानी कि बच्चों पर खर्च कर दिया जाता है। तो 60 का यानी कि 60 का 55% कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 55% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है आपका 11/20, यानी कि 60 को 11/20 से काटेंगे तो 20 तिया 60, यानी कि 11 तिया 33, यानी कि बच्चों की शिक्षा पर कुल 100% में से 33% खर्च कर दिया जाता है। तो ओवरऑल अभी तक कितना खर्च किया गया, 40% और यहाँ पर 33%। तो 40 और 33 आपके कितने हो जाएंगे, अभी तक ओवरऑल 100% में से 73% खर्च किया जा चुका है। तो बची हुई राशि कितनी है, टोटल राशि 100% थी, उनमें से 73% खर्च कर दिया गया। तो बची हुई राशि अभी भी कितनी है, 27% है। कितनी है, 27% है, जो कि रुपये में कितने के बराबर है, तो 5940 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 27 से यहाँ पर काटेंगे तो 27 दूनी 54, 5 बचा 27 दूनी 54, यानी कि 1% का वैल्यू 220 रुपया। पूछा क्या जा रहा है, किराए पर कितना खर्च हुआ था, तो किराए पर कितना खर्च हुआ था, 16% खर्च हुआ था। तो अगर 1% का वैल्यू 220 रुपया, तो 16% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 0, 16 दूनी 32, 2 3, 16 दूनी 32 और 3 आपके कितने हो जाएंगे 35, यानी कि किराया पर 3520 रुपया खर्च किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि इनमें से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल ज्ञात करें कि कितना होगा। तो सबसे पहले जो है ए और बी का जो अनुपात कितना था, 5:6। वृद्धि के बाद ये अनुपात कितनी हो गई, 4:5। दोनों में जो है कितने यूनिट की वृद्धि हुई, क्योंकि दोनों में बराबर, सॉरी वृद्धि नहीं हो रही, घटाया गया है, यानी कि दोनों में कमी कितने की आई है, 8 की कमी आई, यानी कि बराबर की कमी की जा रही है। तो यूनिट में भी जो डिफरेंस आना चाहिए दोनों में, तो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1 यूनिट। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 1 यूनिट। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है राशि का वो क्या है, समान है, जो कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 के बराबर है, पूछा क्या जा रहा है, ए और बी का योगफल। तो ए और बी का योगफल यूनिट में कितना हो जाएगा, कितना सम हो जाएगा, 6 5 11 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 8 88। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। लड़कों का औसत भार 56 kg है, लड़कियों का औसत भार 50 kg है। तो कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेविएशन मेथड लगाएंगे, जो कि आसानी से इस तरीके का मैथ हल कर पाएंगे जिससे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपके क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स है, यानी कि लड़के और लड़कियाँ कितना अनुपात में है, 5:7। और यहाँ पर बोला गया कि लड़कों का औसत भार कितना है, 56 kg, और लड़कियों का औसत भार कितना है, 50 kg। हमें क्या निकालना, ओवरऑल औसत निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं फिलहाल कि जो कम वाला औसत है उसे मान लेते कि ओवरऑल औसत कितना है, 50 है। कितना ओवरऑल औसत है, 50 हम लोगों ने मान लिया कि ओवरऑल 50 है। तो यहाँ पर जो है 50 से कितना कम लिया गया, यानी कि लड़के का तो औसत 56 था, लेकिन हम लोगों ने ओवरऑल क्या माना कि औसत कितना है, ओवरऑल पूरे लड़के यानी कि पूरे छात्रों का जो औसत हम लोगों ने फिलहाल मान लिया कि 50 है। लेकिन लड़कों का जो है कितना अधिक है, उससे 6 अधिक है। कुल कितने में से, 5 में से। तो गुना करेंगे तो टोटल कितना की वृद्धि हो जाएगी, 6 5 30 की। और यहाँ पर तो 50 का 50 है, यानी कि कोई भी अंतर नहीं है। तो ओवरऑल क्या करेंगे, कुल छात्रों से डिवाइड कर देंगे। तो कितने छात्र हैं अनुपात में, तो 7 5 12, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे।
6 से काटेंगे ये 2 बार में, ये कितने बार में, 5 बार में, यानी कि 50 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 2.5। तो ओवरऑल औसत कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा पूरे कक्षा का औसत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस 4450 रुपये है। कोई दुकानदार इस वस्तु को 10% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि आप ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके हो जाते MP/CP, यानी कि अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य इक्वल टू आपका हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन ये एसएससी में इस फार्मूला से बनते हैं। तो यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 4450 रुपये। हमें क्या चाहिए, सीपी निकालना है वस्तु का, 100 प्लस प्रॉफिट करना है, तो लाभ कितना है 20%, 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120%, 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। हल कर लेते, 30 से काटेंगे ये 3 बार में, ये 30 से 4 बार में, यहाँ पर 2 से काट रहा है तो काट देंगे ये 2 बार में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2225 हो जाएगा। यानी कि सीपी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ पर से हल करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 22 तिया 66, बटा नीचे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3, फिर आपके 7 यानी कि 3337.5 क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 संख्याओं का औसत 25.5 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 22.4 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28.6 है। तो 7वीं 8वीं से 5 कम है लेकिन 9वीं से 10 कम है, तो 8वीं और 9वीं संख्या का औसत यानी कि एवरेज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 12 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, संख्या का औसत से गुना कर देंगे। तो योग टोटल कितना हो जाएगा, 12 25 60 6 और 12 25 60 6, तो 12 दूनी 24 अच्छे कितने हो जाएंगे 30, यानी कि 306। फिर इन दोनों का यहाँ पर ये गुना करके योग निकाल लेंगे, प्रथम 6 संख्याओं का योग निकल जाएगा, तो क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, तो 6 चौक 24 2, 6 दूनी 12 2 14, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 1344। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, अंतिम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 28 तिया 84, कितना हो जाएगा 84। योग कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 4 10, हाथ में 1, 4 4 8 कितने हो जाएंगे आपके 9, 13 और 8 आपके कितने हो जाते हैं 21। यानी कि कुल योग में से क्या कर देंगे 219 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बची संख्याओं का योग आ जाएगा। तो योग आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 7, यहाँ पर आपके कितने हो गए, यहाँ पर आपके 9 में से 8 गया, तो यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, तो यहाँ पर आपके कितने आ गए, बचे हुए तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 87। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो 7th 8th और 9th नंबर पर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो 7वीं नंबर पर जो संख्या 8वीं से 5 कम है लेकिन 9वीं से 10 कम है, तो अगर 9वीं संख्या यक्ष मान ले तो 7वीं क्या हो जाएगी, यहाँ पर यक्ष माइनस 10 हो जाएगी, और 8वीं आपकी क्या हो जाएगी यक्ष माइनस 5 हो जाएगी। यानी कि 7वीं संख्या यक्ष माइनस 10 है, 8वीं आपकी यक्ष माइनस 5 है और 9वीं यक्ष है। तीनों का योग कितना हो जाएगा 3x माइनस 15, और योग कितना आया था यहाँ पर हल करने पर 87। तो 3x का यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 उधर जाएगा तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 102, 3 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 1 यूनिट यानी कि यक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना आ गया 34। पूछा क्या जा रहा है 8वीं और 9वीं संख्या का औसत पूछा जा रहा है, तो पहले हमें अंक निकालना होगा। तो 8वीं संख्या क्या है यक्स माइनस 5, यानी कि 34 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, और 9वीं संख्या कितनी है यक्स, तो यक्स का वैल्यू कितना है 34। औसत चाहिए, दोनों का योग का क्या कर देंगे आधा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 4 13, 1 3 2 5 1 6 बटा 2, 63 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31.5 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि इसे x+4% की दर पर समान समय के लिए निवेशित किया जाता है तो प्राप्त राशि से 1800 अधिक प्राप्त होती है। तो समान राशि पर 8% की दर से 5.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर रेट में जो है क्या चेंज आया, रेट में यहाँ पर कितना था, x% था, यहाँ पर रेट यानी कि दर कितना हो गया, x+4%। यानी कि जो रेट में जो आपके दर में डिफरेंस आ रहा है प्रति वर्ष का, वो कितने का आ रहा है, तो 4% का आ रहा है। यानी कि एक साल में कितना अधिक जो है ब्याज मिलने लगा है, 4%। तो 2 साल में कुल कितना अधिक ब्याज मिलेगा, 4 दूनी 8% मिलेगा। कितना ब्याज अधिक मिलेगा, 8%। और 8% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 1800 रुपये दिया गया। कितना दिया गया, 1800 रुपये। पूछा क्या जा रहा है कि समान राशि पर 8% की दर से इतने साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां पर से जो है हमें क्या निकालना है, समान राशि पर साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर से जो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि राशि यहाँ पर समान है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि ओवरऑल इतने सालों में कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, अगर एक साल में 8% का ब्याज लगता है तो 5.2/3 वर्ष में ओवरऑल कितना ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर पूर्णांक का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 2 17 बटा आपका कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 17 बटा आपके 3 हो जाएंगे। अभी कितने हो जाएंगे, 8 × 7 = 56 और आपके 8 × 13 यानी कि 136/3% ओवरऑल आपका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल लेते हैं कि 1% का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800/8 रुपये। हमें क्या चाहिए, 136/3% का ब्याज चाहिए। तो क्या करेंगे, 136/3% यहाँ पर गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका ब्याज आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज आ जाएंगे। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये 600 बार में चला जाएगा। 8 से ये आपका 8 से कट रहा है तो 8 से एक बार में 8 × 7 = 56। तो यहाँ पर से आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 17×5 से, यानी कि 10,200 रुपये आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है कि a+b, b+c, c+a का अनुपात 7:4:5 है। a+b+c का वैल्यू दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि a² + b² + c² का अनुपात ab + bc + ca से अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a, b और c की वैल्यू निकालनी होगी। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये 7 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट है। तो यहाँ पर सभी को अगर योग करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। टोटल यूनिट का सम कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11, 5 कितने हो जाएंगे, 16 यूनिट। यानी कि यहाँ पर से a + b + c का जो है वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 यूनिट। और 8 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 16 के बराबर है, क्योंकि a + b + c का निश्चित वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 16। कितना दिया गया, 16 दिया गया है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का जो है वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a + b, b + c, c + a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a + b का वैल्यू यहाँ पर से आपके कितने हो जाएंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 7 यूनिट का वैल्यू 14। उसी तरीके से b + c का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और c + a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a, b, c का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तीनों का योग कितना है, 16। तो अगर a + b का योग इसमें से माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, c का वैल्यू। तो 16 - 14 2, यानी कि c का वैल्यू 2। b + c माइनस कर देंगे यानी कि 8 माइनस कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो 16 - 8 यानी कि 8 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 8। फिर आपका क्या है, b का वैल्यू। तो 16 - 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो a, b, c का वैल्यू आ गया। आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो a² कितना हो जाएगा, 64, b² कितना हो जाएगा, 36। 64 36 100 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 64 36 100 और 4 कितने हो जाएंगे, 104। अनुपात क्या पूछा जा रहा है, ए बी + bc + ca। तो ए बी आपका कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, bc आपके हो जाएंगे 6 दूनी 12, c आपके हो जाएंगे 8 दूनी 16। योग कितना हो जाएगा आपका, 48 और 12 60 और 16 आपके कितने हो जाएंगे, 76। 4 से कट रहा है तो काट देंगे, कितने बार में चला जाएगा, 26 बार में। और यहाँ पर 19 दूनी 38 दूनी 76, यानी कि 19 बार में। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 26:19। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ग्राफ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि पाई चार्ट 2019 में किसी कंपनी के 5 विभाग ए बी सी डी और ई के कर्मचारियों की कुल संख्या का बंटन, यानी कि अलग अलग
कंपनी में जो है बांटा गया है। किस अनुसार बांटा गया? डिग्री के अनुसार बांटा गया। और यहाँ पर दिया गया है कि कुल कर्मचारियों की संख्या 4500 है। तो क्वेश्चन देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि बी विभाग के 30% कर्मचारी को डी विभाग में हस्तांतरित किया जाता है तो सी और डी विभाग के कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर यक्स है, जो कि किसके बीच है, यानी कि यक्स का जो वैल्यू है वो किन संख्याओं के बीच आता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बी का जो है कितना, बी में जो है कितना डिग्री है, 72 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 का 30% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 72 डिग्री का 30%। तो कितना हो जाएगा? 0 0 चला गया, 2 तिया 6 7 तिया 21, यानी कि 21.6 डिग्री हो गया। और इसे किस में हस्तांतरित कर दिया जाता है? डी में। तो डी में पहले से कितने थे? 45.6 डिग्री। दोनों का योग कर देंगे तो फिलहाल कितने हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो 6 6 12, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 4 2 6, यानी कि 67.2 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अब जो है डी में कितने लोग हैं, यानी कि डिग्री में कितने कर्मचारी हैं। फिर यहाँ पर जो है, फिर ये तो आपका क्या आ गया? डी का आ गया। सी का जो है टोटल पहले से जो है कर्मचारी कितने थे? तो 81.2 डिग्री थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते? डिफरेंस, यानी कि अंतर निकाल लेते। तो दोनों का यहाँ पर से आपका डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएंगे 70, माइनस कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपका 2 2 चला गया, यहाँ पर आपके 4, 7 में से 6 गए 1, यानी कि 14 डिग्री का अंतर है। यानी कि हमें वैल्यू किसका चाहिए? 14 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो ये जो वैल्यू है वो कितने डिग्री का? 360 डिग्री का है। तो अगर 1 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 4500/360। 14 डिग्री का वैल्यू चाहिए, क्या कर देंगे? गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 0 1 0 चला गया, 9 से काटेंगे 4 बार में, ये कितने बार में? 50 बार में। 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में, ये 2 से फिर काट देंगे 25 बार में। 25 सत्य आपका कितना हो जाएगा? 175, यानी कि दोनों के कर्मचारियों का अंतर कितना है? तो 175 है। तो किनके बीच आएगा? 172 और 76 के बीच में आएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्या है? सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया? 5/16 प्लस यहाँ पर क्या है? आगे 3/5 है, पूर्णांक है, फ्रैक्शन में से चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 7 15/8 है। फिर क्या है? भाग है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाती है। तो 2/3 को क्या लिखेंगे? 3/2। पूर्णांक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 चौक 48 1 49/8। भागा यहाँ पर हल करेंगे, 5 चौक 20 1 21/4। फिर यहाँ पर आपका क्या ऑफ है, ऑफ का हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 आपका कितना हो जाएगा? 14। भाग है, गुना में चेंज करेंगे, संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 14/3 लिखेंगे। क्या है? ऑफ है, 6/7 है। हल कर लेते, 5 से 15 कितने बार में चला जाएगा? 3 बार में। यहाँ पर आपका क्या, ब्रैकेट के निकलने के बाद पहले किससे हल होगा? ऑफ से हल होगा। तो हम लोग पहले ही काट लेते ऑफ से है। तो यहाँ पर 3 से 6 2 बार में चला जाएगा, 7 से 14 2 बार में, और 2 दूनी 4 चला गया। अब बाकी जो बचा उसे नीचे लिख लेंगे, 5/16 प्लस 3 तिया 9 तिया 27/16 माइनस 49/8 भाग है। तो यहाँ पर जो बाकी बची संख्या पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि रेसिप्रोकल कर सकूँ। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 21 है। 21 आया तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 21 को 1/21 लिखेंगे। 7 से काटेंगे तो ये 3 बार में, कितने बार में? 7 बार में। हल कर लेते, एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे? 27 और 5 32, 32 थी आपके कितने हो जाएंगे? 96 माइनस 8 तिया 24 दूनी 7 दूनी 14। माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 82/48। 2 से कट रहा है तो काट देंगे, कितना आपका आ जाएगा? 41/24 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब कोई वस्तु 1188 रुपये में बेची गई तो x% लाभ प्राप्त हुआ। जब यह वस्तु 1435.5 रुपये में बेची गई तो प्रतिशत लाभ x प्लस 25% है। तो x का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले वस्तु को जो है बेचा कितने में गया? 1188 रुपये में बेचा गया।
और दूसरे बार में कितने में बेचा गया? जो 1435.5 रुपये में बेचा गया। और लाभ में यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है? तो लाभ में अंतर यहाँ पर आपका हो रहा है 25% का। कितने का हो रहा है? 25% का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर से जो यहाँ पर एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का रुपये में अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? असल में इस 25% के बराबर होगा। तो 25% का वैल्यू कितना आ जाएगा रुपये में? माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर से 5, यहाँ पर से कितना हो जाएगा? 7, यानी कि यहाँ पर दशमलव आपके हो जाएंगे तो 7, फिर आपके यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके 5, फिर आपके यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे? 4, फिर आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2, यानी कि 247.5 हो गए। पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा? 10। यहाँ पर चेक कर लेते क्या ये 25 से कट रही है या नहीं। 25 से काटेंगे तो ये आपका 25 नमा 225, 17 5 22, तो 25 नमा 225, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया? 99/10 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं? सीपी। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में हमेशा 100% होती है। तो अगर 1% का वैल्यू 99/10 रुपया, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 0 चला गया, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 990 रुपया। तो पूछा क्या जा रहा है कि यक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कि शुरुआत में जो उसे बेचा था उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था, वो लाभ प्रतिशत असल में पूछी जा रही है। तो पहले वाले वस्तु का सीपी यानी कि वस्तु का सीपी कितना था? 990 रुपया। बेचा कितने में था? 1188 रुपये में बेचा था। तो लाभ कितने का हो रहा था? तो 1188 माइनस 990 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 188 प्लस 10, यानी कि 198 रुपये का क्या हो रहा था? पहले लाभ हो रहा था। सीपी से तुलना करेंगे तो 990, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, 0 चला गया, 99 से काटेंगे 2 बार में, 2 × 10 करेंगे तो लाभ प्रतिशत आपका कितना आ जाएगा? 20%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कपिल धारा के विपरीत दिशा में 2.1/2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में समान दूरी 8 मिनट में तय करता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? धारा की विपरीत दिशा की चाल निकाल लेते हैं और धारा की दिशा में चाल निकाल लेते हैं। चाल यानी कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर आपका क्या हो जाता है? दूरी बटा समय होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी आपकी कितनी दी गई? 2.1/2, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 किलोमीटर। कितने समय में तय करती है? 15 मिनट में। तो दूरी किस में? किलोमीटर में। तो समय किस में होना चाहिए? घंटा में। तो 15 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। हल करेंगे 15 से 60 4 बार में चला जाएगा। 2 से 4 आपका 15 से 60 4 बार में सही, 2 से 4 आपका 2 बार में चला जाएगा। तो 2 आपके ऊपर चले गए, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी आ जाएगी? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। अब हम लोग क्या देखेंगे? धारा की दिशा की चाल देखेंगे। तो दूरी तो आपकी सेम है, यानी कि 5/2 किलोमीटर है। कितने समय में जाती है? तो 8 मिनट में तय करती है। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। हल कर लेंगे, यहाँ पर से 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये कितने बार में? 15 बार में। अब कट नहीं रहा तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 15 × 5 = 75/4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? ये धारा की दिशा की चाल आ गई। पूछा क्या जा रहा है? धारा की चाल पूछी जा रही है। तो क्या करेंगे? इन दोनों के चाल का अंतर का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? धारा की चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? धारा की चाल। तो माइनस करेंगे तो 75/4 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 40, यानी कि 75 - 40, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 35। तो 35/4 ये क्या आ गए? दोनों के चाल का अंतर आ गया। इसे क्या करना है? 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आपकी जब भी परीक्षाओं में अगर आपका धारा की दिशा की चाल दिया हुआ है, यानी कि धारा की दिशा में चाल दिया हुआ रहे नाव का और धारा के विपरीत दिशा में दिया हुआ रहे चाल नाव का, तो अगर फिर आपसे पूछा जाए कि धारा की चाल क्या होगी, तो कुछ नहीं होता है, दोनों के चाल का अंतर का आधा होता है। तो दोनों का अंतर का आधा कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 35/8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई? धारा की चाल आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका क्या है? ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि ए विभाग में पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 3:4 है, तो सी विभाग के कर्मचारियों की संख्या ए विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेते कि ए विभाग में जो है महिला कर्मचारी का डिग्री में वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर जो है दोनों का यूनिट का सम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट है, 4 यूनिट यानी कि 7 यूनिट है। कुल डिग्री कितना है ए में, तो 98 यूनिट, 98 डिग्री है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 डिग्री। हमें क्या चाहिए, महिला का अनुपात चाहिए, महिला का वैल्यू चाहिए। तो महिला का वैल्यू कितने थे, 4 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 14 डिग्री है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, यानी कि ए में जो है महिला कितने थे, तो 56 डिग्री थी। और बोला जा रहा है तो सी विभाग के कर्मचारी की संख्या ए विभाग के महिला कर्मचारी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी में जो है टोटल कर्मचारी कितनी है, 81.2 डिग्री है। कितनी है, 81.2 डिग्री है। तो दोनों का पहले हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा कि डिग्री में अंतर कितने का। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, यानी कि 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 25 दशमलव, कितने हो जाएंगे, 25.2। तुलना किससे करना है, ए वाले महिला कर्मचारी से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 56 से तुलना करेंगे। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 चला जाएगा तो 1 शून्य चला जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 7 से कट रही है तो 7 से काट लेते, 7 8 56, यहाँ पर 7 21, 7 6 42, 4 से कटा है तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 से आपका 10 5 बार में चला जा रहा है। तो 9 25 आपका कितना हो जाएगा, 45% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि माना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यक्स इस प्रकार है कि जब इसे 5 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2 3 और 4 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो यक्स के अंकों का योगफल यानी कि डिजिट का सम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई उनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तीनों जो है कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं दिख रही है तो तीनों संख्याओं का गुणज ही संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएंगे आपके यहाँ पर से 6 25 30 7 21 यानी कि 210 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। के मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो शेषफल दिया गया और यहाँ पर जो डिजिट दिया गया उन दोनों का क्या करेंगे, शेषफल से डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि 5 में से 2 जाएगा तो 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि सभी का अंतर कितना आ रहा है, 3। तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाता है, के का वैल्यू हो जाता है कितना हो जाता है, 3। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें जो है क्या करना है, यहाँ पर है इस तरीके के प्रश्न में हमें देखना होता है कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की संख्या में क्या मतलब कि क्या है। तो यहाँ पर जो है एलसीएम कितना आया था, 210। तो 210 में क्या गुना करे और यहाँ पर के का जो है क्या कर देते हैं, 3 माइनस कर देते। तो यक्स का वैल्यू क्या पुट करे कि वह क्या बन जाए, छोटी से छोटी यानी कि मिनिमम 4 अंकों की संख्या बन जाए। तो 21 से यहाँ पर गुना करके देखते, 21 या 83 आपका हो जाता है, और सॉरी 21 या 63, 21 चौक 84, 21 25 आपका 105 हो जाता है। यानी कि अगर यक्स का वैल्यू 5 यहाँ पर पुट कर दे, यहाँ पर खुद से पुट करना होता है, कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दी जाती है प्रश्न में, तो खुद से पुट करना होता है। तो यहाँ पर जो है अगर 21 25 105 यानी कि 4 अंक की डिजिट बन रही है जो कि मिनिमम है, यानी कि 210 से गुना करने पर तो कितना हो जाएगा आपका 1050 -3। तो संख्या आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर से 1047। तो संख्या नहीं पूछे जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, इनके डिजिट का सम पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 1 आपके कितने हो जाएंगे 12। तो 12 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हमें क्या निकालना होगा, चाल यानी कि स्पीड। चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। फिर हमें क्या निकालना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि जो प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी होगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल इंटू समय होता है, यानी कि स्पीड इंटू टाइम होता है। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, रेलगाड़ी की चाल। तो कुल दूरी कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, वही कुल दूरी हो जाएगी। जब कोई भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई की दूरी को ही पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही कुल दूरी होगी, कितनी है 240 बटा नीचे क्या कर देंगे 16। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ से तो हमें चाल पता चल जाएगा।
फिर हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो हमें पता चल गया, और प्लेटफॉर्म को पार करने में स्पेशल कितना समय लेता, 16 सेकंड तो खुद ट्रेन पार करने में समय लेता, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करने में 42 सेकंड लेता है। यानी कि अगर हमें निकालना हो कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगा, तो 42 माइनस 16 करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, 12 4 यानी कि 26 सेकंड आ जाएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए, 26 सेकंड का वैल्यू चाहिए। तो अगर चाल पता है, समय पता है, हल कर लेंगे, आपकी क्या आ जाएगी, दूरी यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, 16 से काटेंगे तो 16 1 8, तो 16 25 80, 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 छक 90, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 390 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 8 चौक सॉरी पहले भाग यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4, 4 चक कितना हो जाएगा, 16, यानी कि इतने का वैल्यू कितना आ गया, 16। यहाँ पर ऑफ का हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 64 को 32 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। तो 2 माइनस 16 करेंगे, 2 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -14। यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 200 नहीं 125, माइनस माइनस प्लस, तो 125 और 14 कितने हो जाएंगे, 139 हो जाएंगे। क्या करेंगे, 145 माइनस 139 कितना आपका आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में और 40 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो ए और सी एक साथ उसी कार्य के 60% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, ए और बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है 25 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है और बी जो है 40 दिन में पूरा कर सकता है। क्या करेंगे, यहाँ पर 25 और 40 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 200, यानी कि 200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 200। 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 8, 4 से 40 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि ए की कार्य क्षमता 8 है, बी की कार्य क्षमता 5 है। यहाँ पर बोला गया कि दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में दोनों कितना यूनिट काम कर लेंगे, एक दिन में दोनों 8 5 13 यूनिट काम करते हैं। तो 8 दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1391 और 13 104, यानी कि 104 यूनिट टोटल काम कर लेंगे 8 दिनों में दोनों मिलकर। लेकिन करना कितना काम था, 104, किया गया काम कितना, 104। तो शेष काम यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 200 माइनस 104 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। और इसे 96 काम को करेगा कौन, सी कर रहा है। कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो हमें यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, सी की कार्य क्षमता। तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाता है, टोटल वर्क अपॉन आपका हो जाता है टाइम, यानी कि समय हो जाता है। तो टोटल वर्क यानी कि रिमेनिंग वर्क या टोटल वर्क आपका करना कितना है, सी को 96 काम करना है। कितने समय में कर रहा है, 24 दिनों में। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 24 से काटेंगे यानी कि 4, सी की कार्य क्षमता 4 है। पूछा क्या जा रहा है कि ए और सी 60% भाग, तो टोटल काम कितना है, 200। 200 का 60% कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 120 काम जो है कौन करेंगे, अब ए और सी मिलकर करेंगे। यानी कि ए जो है 8 यूनिट काम करेंगे और सी जो है 4 यूनिट, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 12। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर समय चाहिए। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क करना कितना, 120, करेगा कौन, ए और सी। तो कुल मिलाकर कार्य क्षमता कितना, 8 4 12, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी कि ए और सी मिलकर 60% भाग 10 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी के डी और ई विभाग में कर्मचारियों की औसत संख्या ए विभाग में कर्मचारियों की संख्या की कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कंपनी के डी और ई विभाग में कर्मचारियों की औसत संख्या, तो यहाँ पर आपका ये डी है और ये ई है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 628.538 64 10, यानी कि 108.8 डिग्री है। हमें क्या चाहिए, औसत। तो दो का हम लोगों ने योग किया तो 2 से डिवाइड कर देंगे। औसत कितना आ जाएगा आपका, 54.4 डिग्री आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 54.4 डिग्री आएंगे। और आपका तुलना किससे करना, ए से। तो ए जो आपका कितना है, 98 डिग्री है। कितना आपका 98 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, तुलना करना है, यानी कि
544 पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 चला जाएगा, यानी कि 980 हो जाएगा, क्योंकि तुलना में 98 डिग्री से करना है और प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 आपका चला गया, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आपके कट नहीं रहे तो यहाँ पर 2 से कट रहे तो 2 से काट लेते 49, यहाँ पर आपके 27 2 यानी कि 272 कितने हो जाएंगे 2720/49, यानी कि 49 से डिवाइड करना, तो 49 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड करके देख लेते 2720 को। तो पहले आपका 5 बार में 9 × 5 = 45 4 5 × 20 4 24, तो आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, डिफरेंस आपके हो गए 7 5 12, यहाँ पर रह गए आपके 6 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर हो जाएंगे 0, फिर से आपके 5 बार में चले जाएंगे यानी कि 245, तो शेष कितना आ जाएगा यहाँ पर से 35, यानी कि 55 दशमलव आपका समथिंग आएगा। तो ये 55 दशमलव आपका 2 ऑप्शन है, यहाँ पर अगर फिर पॉइंट लगाकर 0 बैठाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 49, यहाँ पर आपके लगभग कितने हो जाएंगे 49 80, तो आपका नहीं लग सकता कभी भी 25 80 कितने, क्योंकि आपकी 400 हो जाएगी, यानी कि लगभग आपके अगर हल करेंगे तो 55.5% ही आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। हल करके देख लीजिएगा, लगभग ये मैं थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक कर रहा हूँ, आपका लगभग इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की आधी है, सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे 2 दिन में कितना काम करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ए बी सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए की जो कार्य क्षमता वो बी से दोगुनी, यानी कि एक बी की जो कार्य क्षमता ए से आधी है, और यहाँ पर जो सी की कार्य क्षमता वो बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, यानी कि अगर मान लें कि बी जो है 2 यूनिट कार्य क्षमता है तो ए जो है कितना हो जाएगा 4 यूनिट, और बी अगर 2 यूनिट है तो सी कितना हो जाएगा 50% अधिक, यानी कि 3 यूनिट हो जाएगी, यानी कि ए की कार्य क्षमता 4, बी की 2, सी की 3 है। फिर यहाँ पर से हमें क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। फार्मूला क्या हो जाता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो है करता कौन काम है, सिर्फ ए जो है कितना दिनों में करता, 8 दिनों में, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 4, कितने दिनों में करता 8 दिनों में, तो टोटल वर्क कितना है, करना कितना 8 चौक 32 काम करना है। लेकिन तीनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 2 दिनों तक, तो तीनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, तो 4 3 7 2 9, तो एक दिन में अगर 9 यूनिट काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 9 दूनी 18 यूनिट, तो टोटल किया गया काम कितना 18, कुल कितने काम में से 32 काम में से। हल करेंगे यहाँ पर 2 से काटेंगे 9 बार में, ये 16 बार में, यानी कि कुल किया गया काम कितना है, तो 9/16 किया गया काम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई आयताकार 420 मीटर लंबा और 84 मीटर चौड़ा है, इसकी सभी भुजाओं के अनुदिश अर्धवृत्तीय फुलवारियां बनी हुई है, पूरे प्लांट का क्षेत्रफल यक्स है, तो यक्स का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और क्षेत्रफल किस में पूछा जा रहा है, हेक्टेयर में पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में असल में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में इस तरीके से आपका है कि कोई जो आपका प्लांट है वो क्या है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल, उसकी लंबाई कितनी है 420 मीटर, चौड़ाई कितनी है 84 मीटर, और इसके जो है प्रत्येक भुजा पर क्या बनाई गई है, अर्धवृत्तीय कार की फुलवारियां बनाई गई है। तो पूछा क्या जा रहा है, इन सभी अर्धवृत्तीय का क्षेत्रफल प्लस इस आयताकार प्लांट के क्षेत्रफल का योग पूछा जा रहा है, किसमें, हेक्टेयर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये वृत्त और ये वृत्त दोनों मिलकर क्या बना देगी, एक पूर्ण वृत्त बना देगी, और ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त मिलकर क्या बना देगी, एक पूर्ण वृत्त बना देगी। तो वृत्त का जो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है, πr² होता है। तो अगर इन दोनों के अर्धवृत्त का सम करें तो यानी कि πr², तो इसका जो है अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πr²। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 84 की आधा यानी कि 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, प्लस क्या कर देंगे इन दोनों का जोड़ेंगे तो ये भी वृत्त बनाएगी, यानी कि पाई इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 210, यानी कि 210 का स्क्वायर। हल कर लेंगे तो 22/7 कॉमन आपकी आ जाएगी, 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चक 16 1 17, प्लस आपका कितना हो जाएगा 210 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 44,100, योग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 7 1 8, 44 है, एक आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 45, 7 से यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 7 से यहाँ पर कटेगा आपका
7 छक 42, 3 7 पचे 35, 3 7 पचे 35, 7 दूनी 14। 22 से यहाँ पर गुना कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 4 22 पचे 110, 4 114, 11 22 पचे 110 और 11 आपके कितने हो जाएंगे, 121, यानी कि 12 आपके 22 छक 132 आप 12 132 और आपके 132 और 12 यानी कि कितने हो जाएंगे, 144। ये आपका क्या आ गया, चारों अर्धवृत्तीय का कुल क्षेत्रफल आ गया। इसमें क्या योग कर देंगे, ये जो पूरा क्षेत्रफल है इनका योग इसमें करेंगे। तो आयताकार का जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 420, चौड़ाई कितनी है 84, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 0 4 दूनी 8 आपका 4 चौक 16 और 8 दूनी 16 दूनी 32 2 3 और 8 चौक 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 35,000 आपका यहाँ पर 35,280 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा जोड़ने पर, 4 8 4 12 1 2 1 3 आप ही कितने हो जाएंगे 4 5 4 9 14 3 आप ही कितने हो जाएंगे 17। हेक्टेयर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से। और यहाँ पर बोला गया है कि ठीक 0.1 स्थान तक लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 17.9, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक लिखने के लिए बोला जा रहा है तो एक अंक ही हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 17.9। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यह आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो 1/4 क्या है, भाग है, 3/4 है, ब्रैकेट का हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से हल करने पर एलसीएम हो जाएगा 15, 3 दूनी 6 में से 5 गया है 1 बटा नीचे आपका कितना हो जाएगा, ऑफ है, पूर्णांक में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 और 2 5/3 ऑफ है, कितना है 3/4 माइनस 1/4 ऑफ है, कितना है 2/3। हल कर लेते, 3 से 3 आपका चला गया, 2 से 4 कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। यहाँ पर 3 से 15 5 बार में चला जाएगा। हल कर लेते, बाकी जो बचा 1/4 है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 उल्टा हो जाएगी, यानी कि 20 हो जाएगी। नीचे आपका कितना आ जाएगा 5/4 माइनस आपका कितना हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। तो 4 पचे 20, यानी कि ऊपर कितना आ गया आपका 5, नीचे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 5 तिया 15, 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 13, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 पचे 60/13। आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर जो है तो आपका आंसर कितना होगा 60/13 ही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।